वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 15 जून 2018। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉर्नर का आर्टिकल दो महत्वपूर्ण एवं दुखद घटनाओं से संबंधित है। पहली दुखद घटना जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के एक सोल्जर औरंगजेब की हत्या उस समय कर दी जाती है जब वो ईद को सेलिब्रेट करने के लिए छावनी से अपने घर की ओर, जिनका घर पूंछ में है, पूंछ की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उनका अपहरण आतंकियों के द्वारा किया जाता है और बाद में बहुत ही कायरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरंगजेब उसी दस्ते का हिस्सा थे जिसने मेजर शुक्ला के नेतृत्व में समीर बट, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी था, उसको मार गिराया था। देखिए, बुरहान वानी जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ही एक आतंकी था, उसे जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था तो उसके बाद समीर बट को मुजाहिदीन ने पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था। बाद में उसे भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। तो ये इन्फॉर्मेशन दूसरी दुखद घटना के रूप में, जो एक अनुभवी और जर्नलिस्ट थे, इसके अलावा वो राइजिंग कश्मीर के एडिटर भी थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है आतंकियों के द्वारा। दोनों घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए ये बात एनालाइज की जा रही है कि जो यूनिलैटरल सीजफायर अनाउंस किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसे हैम्पर करने का प्रयास लगातार आतंकियों के द्वारा किया जा रहा है। इतनी बातें आप इस आर्टिकल के बारे में जानते रहिए। यह आर्टिकल नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये नीचे का आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेंटर का आर्टिकल एनसीईआरटी के करिकुलम में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे का आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आइए। यह आर्टिकल पोल्यूशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से अर्बन पोल्यूशन को कम कर सकता है उसके बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह आर्टिकल सौम्या स्वामीनाथन के बारे में है। सौम्या स्वामीनाथन जो कि इंडिया की चेस प्लेयर हैं, उन्होंने एशियन टीम चेस चैंपियनशिप में जाने से इनकार कर दिया, जो कि अभी हमादा में ईरान में 26 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कारण ये था क्योंकि ईरान की एक हिजाब पॉलिसी है जिसके तहत अगर कोई भी महिला, चाहे वो किसी स्पोर्ट को ही क्यों ना परफॉर्म कर रही हो, उसे एक कंपल्सरी हेड स्कार्फ पहनना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है या सौम्या स्वामीनाथन ने ऐसा पहली बार किया है। इसके पहले जो इंडियन पिस्टल शूटर थी हीना सिद्धू, उन्होंने भी ईरान में पार्टिसिपेट करने से इसी वजह से मना कर दिया था। इसके अलावा एक अमेरिकन चेस प्लेयर थी नाजी पैकेट्जे, उन्होंने भी इसी वजह से ईरान में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। तो ये पूरा आर्टिकल ईरान की इस पॉलिसी का विरोध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। जो कंटेक्स्ट था वो आपके लिए जानना आवश्यक था और वो मैंने आपको बता दिया है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये बातें हैं ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में। इसके पहले 18 जून से जो बैचेस अनाउंस्ड हैं, अगर आप उसके लिए इनरोल होना चाहते हैं या उसकी डिटेल्स चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम के बारे में आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। यहाँ पर आप एक कोच के सुपरविजन में तैयारी करते हैं। इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करवाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। फर्दर डिटेल्स के लिए अगेन आप इन नंबर्स पे ही कांटेक्ट करेंगे जो आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहे हैं। ऐसे राइटिंग के लिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। डिसिप्लिन मीन्स सक्सेस, एनार्की मीन्स रियून। अगर आप डिसिप्लिन होते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलती है, नहीं तो फिर काफ़ी नुकसान आपका होता है। इंट्रोडक्शन में कई बार आप मूवीज़ का भी जिक्र कर सकते हैं, जब आप अच्छी मूवीज़ अगर वो हैं तो, बिकॉज मूवीज़ आर डेफिनेटली रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी, तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं। ऐसे वगैरह में बहुत गलत नहीं होता है। एक मूवी है मोहब्बतें, स्टारिंग लेजेंडरी अमिताभ बच्चन। हो सकता है आप सभी लोगों ने देखी भी हो। ये पूरी मूवी कुछ टफ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो कि गुरुकुल स्कूल में फॉलो किए जाते हैं। जो एक्टर हैं वो 3 चीज़ों पर काफ़ी फोकस करते हुए कहते हैं, दो 3 थिंग्स आर परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन। तो देखिए, उस मूवी में परंपरा और प्रतिष्ठा के साथ साथ अनुशासन को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। परंपरा से हमारा मतलब ट्रेडिशन से है। प्रतिष्ठा का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी, उसकी रेस्पेक्ट को बनाए रखें। अनुशासन के बारे में आवश्यक है कि अगर आप जीवन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना होगा, ये आवश्यक होगा। ठीक है, पहला आर्टिकल देखते हैं, होल्स इन द स्कीम। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए हेल्थ वाले सेक्शन से। देखिए, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आयुष्मान भारत योजना का ही एक हिस्सा है। आयुष्मान भारत जो योजना है उसके 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में चर्चा की गई थी और अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसी योजना बनाई गई है कि 1.5 लाख सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पर कुछ बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी हेल्थ से संबंधित। जैसे कि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मैटरनल या फिर चाइल्ड हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में सर्विसेज इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर दी जाएंगी। यहाँ पर फ्री एसेंशियल ड्रग्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी। बजटरी एलोकेशन 1200 करोड़ रुपए का है इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्टैब्लिश करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा जो उनका CSR का कंट्रीब्यूशन होता है उसके जरिए। ठीक है, इस स्कीम का जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और ये आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। ये सेकेंड फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। इसमें 10 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को कवर किया जाएगा, मतलब भारत के 50 करोड़ लोग इसके एम्बिट में आ जाएंगे। अप टू 5 लाख रुपए तक का इसमें हॉस्पिटलाइजेशन केयर दिया जाएगा। मतलब अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपने इलाज करवाया है और उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए तक की आई है तो वो सरकार अबाइड करेगी, सरकार उसे पे करेगी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम अभी तक का माना जा रहा है। हालांकि देखिए, हमें एडिक्वेट फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को अच्छे से और स्मूथली कंडक्ट करें। 2 हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव्स जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत अभी लिए गए हैं, ये न्यू इंडिया का जो एक सपना है उसे भी अचीव करने में मदद करेंगे। इससे लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी, पार्टिकुलरली वुमेन के लिए इससे काफ़ी मदद होगी। 24 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को भी इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत खोले जाने की बात की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें एक कुछ बेसिक के तौर पे हमने जानी। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल में क्या कहा गया है। देखिए, जब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है तभी से इस पर कुछ क्वेश्चंस रेस किए गए हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस स्कीम का मिसयूज़ करेंगे, वो अननेसेसरी टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक्स करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि सरकार उस पेशेंट के जो कॉस्ट है उसको पे करने वाली है तो इंश्योरेंस कंपनीज। हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। इसमें यह साफ किया है कि कोई भी जो हॉस्पिटल है जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत सर्विसेज देने वाला है उसे पहले ऑथराइजेशन लेटर प्राप्त करना होगा। देखिए, चूंकि जो इस स्कीम का प्रेडेसर है आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली थी। अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट क्लेम किए जा रहे थे, सुपरफ्लुअस या अनरिलेटेड ट्रीटमेंट पैकेजेस की डिमांड की गई थी, जो ट्रीटमेंट किया ही नहीं गया था उसके भी पैसे चार्ज किए गए थे। ऐसी समस्याएं हमारे सामने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम से संबंधित ना आए, इसलिए हमें काफ़ी केयरफुल रहना होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आर्टिकल में बताई गई हैं, जैसे कि जब तक हमारे पास प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं होगा कि किस आधार पर और किस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे, तब तक ये ऑथराइजेशन लेटर देना और लेना केवल फॉर्मेलिटी ही होगी, इसका और कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात कि देखिए, मॉडल डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि जो ऑथराइजेशन लेटर कोई एक हॉस्पिटल लेगा वो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा या वो अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या अदर हॉस्पिटल्स को उसका यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं कर देगा। तो दूसरी समस्या ये भी आने की संभावना है। तीसरी समस्या जो है कि कई सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसमें ये बताया गया है जैसे कि डेंगू जो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके अलावा एक्यूट कॉलिक, डायबिटीज़, अस्थमा, ऐसी बीमारियों का इलाज केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही किया जा सकेगा। तो ये कुछ जो समस्याएं बताई गई हैं, हमें इनका समाधान जल्दी से जल्दी करना होगा। कंक्लूजन में बताया गया है कि देखिए, स्कीम जब से अनाउंस हुई है तब से कंसर्न रेस किए गए हैं। अभी 2 महीने लगभग हो चुके हैं जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इन समस्याओं को कन्विंसिंगली मैनेज नहीं कर पाई है, एड्रेस नहीं कर पाई है। तो उन्हें जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना चाहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, नॉट बाय द बुक। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए एजुकेशन वाले सेक्शन से।
देखिए अभी हाल ही में कुछ अल्टरेशंस किए गए हैं टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के। आर्टिकल कहता है कि ये एनसीईआरटी के ऑटोनॉमी को हर्ट करता है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक हैं वो एक मॉडल क्रिएट करती हैं सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए। वो बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक्स मानी जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने बहुत अच्छा एक करिकुलम तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन हाल ही में जो चेंजेस किए गए हैं कई सारी बुक्स में इंक्लूडिंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, आर्टिकल उस पर अपने कंसर्न रेज करता है। सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक के संबंध में आर्टिकल बताता है कि जो अल्टरेशंस किए गए हैं वो लगभग 300 हैं। लगभग 300 बदलाव सोशल साइंसेस के इन बुक्स में किए गए हैं। आर्टिकल कहता है कि जो कंसल्टेशन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी से किया जाना चाहिए था, देखिए जब भी कोई डेवलपमेंट किया जाता है, कोई बदलाव किया जाता है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी ही ये काम करती है। आर्टिकल कहता है कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी से जो कंसल्टेशन किया गया वो प्रॉपर नहीं था और सरकार ने या जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस के जरिए ये बदलाव करवाए, तो ये गलत है। अब हमें ये बात क्यों मान लेनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी से सही तरीके से कंसल्ट नहीं किया गया? आप इस बात को इस आधार पर भी स्वीकार कर सकते हैं बिकॉज जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो फॉर्मर चेयरमैन हैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के, तो इस आधार पर आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल कहता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अपने इंस्ट्रक्शंस दे के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बदलाव करवाए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था और इस लिहाज से वो बॉडी की जो ऑटोनॉमी है उसको हर्ट कर रहे हैं। विनर्स कौन है इस पूरे बदलाव के? शिवाजी और राणा प्रताप, ऐसी पर्सनैलिटीज को बहुत अच्छी जगह मिली है। अभी जो बदलाव किए गए हैं उनमें कुछ और जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं अगर मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँ, हालांकि ये बातें आर्टिकल में एब्सेंट हैं, जो हमारी एंशिएंट फिलॉसफी और एंशिएंट साइंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि जो हमारे 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया है, लाइक वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता या फिर जैसे आप उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। इनके फाउंडर्स हैं कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे आर्ट एंड कल्चर में। इसके अलावा आयुर्वेद से संबंधित कुछ चैप्टर्स को जोड़ा गया है जिसमें सुश्रुत और चार्वाक की टीचिंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो एंशिएंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं और मेडिसिन है उनको भी टेक्स्ट बुक में जगह दी गई है और ये एम्फेसिस किया गया है कि जो मॉडर्न सर्जरी है उसका फाउंडेशन एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम में है। ज्योग्राफी की बुक्स में आर्यभट्ट की कुछ फाइंडिंग्स को जगह दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अर्थ के डायमीटर पर रिसर्च की, सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में जानकारी दी। योगा से संबंधित भी कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा देखिए तो हम इन ब्रीफ कह सकते हैं कि 6th to 10th तक की जो बुक्स में बदलाव किए गए हैं उसमें फिलॉसफी, आयुर्वेदा, योगा, उपनिषद और स्मृति की टीचिंग्स, साइंटिफिक अचीवमेंट जो एंशिएंट इंडिया में हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी और अदर फील्ड्स में उनको काफ़ी तवज्जो दी गई है। तो कुछ चेंजेस अभी एनसीईआरटी की बुक्स में किए गए हैं। आर्टिकल इन्हीं पर अपने कंसर्न रेज करते हुए ये कहता है कि देखिए जो चेंजेस किए गए हैं इनका कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं बताया गया है कि किस आधार पर इन चेंजेस को इंक्लूड किया गया है, क्या आर्गुमेंट्स हैं जो इन बातों को जस्टिफाई करते हैं और किस आधार पर इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जो अल्टरेशन है, जो बदलाव है, वो टेक्स्ट बुक की स्पिरिट के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? बिकॉज क्या एम होता है किताब का, बुक्स का एम होता है कि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए। लर्निंग और टीचिंग मटेरियल जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो नेशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करता हो बच्चों में। और जो हमारे देश ने या हमारे देश के सभी सेक्शंस के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने जो चीज़ें फील की हैं, एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाए। इसके अलावा जो बुक्स होती हैं वो इनकरेज करती हैं उस नोशन को कि जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में एक ग्लोबल सिटीजन की तरह बिहेव करेंगे। उनका जो सेंटिमेंट है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंस्ट्रेंट नहीं रहेगी, वो लिमिटेड नहीं रहेगी। इसके अलावा उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो एक क्रिटिकल इंडिविजुअल के तौर पे उभर कर सामने आएगी। वो चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और अपने सोशल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस में अपने आप को अच्छी तरीके से इंगेज कर पाएंगे। पहले देखिए हिस्ट्री में किस तरीके से इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था। कुछ फॉर्मेटिव प्रोसेसेस को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ या फिर दूसरे देशों का निर्माण कैसे हुआ, यूनिफिकेशंस वगैरह। तो जो पर्सपेक्टिव था उसमें प्लुरैलिटी को इंक्लूड किया गया था। जैसे कुछ टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आप इस्तेमाल मेंस में आंसर्स लिखते वक्त करते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे, प्लुरैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव।
इसका इस्तेमाल आप जगह जगह पर अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं नमक स्वादानुसार, वैसे ही टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल स्टडीज, कॉमर्स और ज्योग्राफी में भी बहुत ही वाइड रेंज के एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया गया था, जो इंडिया की वेरियस कम्युनिटीज ने काफी लंबे समय तक फील किया था। तो काफी जस्टिफिएबल तरीके से जो सिलेबस था एनसीईआरटी का, उसे तैयार किया गया था। अभी जो बदलाव किए गए हैं उस पर चिंता व्यक्त की गई है आर्टिकल के द्वारा, और आर्टिकल कहता है कि जो एक्चुअल में स्पिरिट होती है, जो एम होता है टेक्स्ट बुक का, जो बदलाव किए गए हैं इनका उन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। आर्टिकल कहता है देखिए बदलाव तो किए ही जाते हैं और किए भी जाने चाहिए। कई बार हमें फैक्ट्स को अपडेट करना पड़ता है, कुछ मिस्टेक्स को करेक्ट करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट्स को बदलना पड़ता है, लेकिन यहां जो बदलाव किए जा रहे हैं वो तो जो टेक्स्ट बुक का एलिमेंट्री स्टेटस है, जो एलिमेंट्री कंटेंट है, उसमें ही बदलाव कर दिया जा रहा है। इससे तो जो डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट है, जो शिक्षा शास्त्र है, जो सोशल अवेयरनेस है, उसके कोर इश्यूज ही बदल जाएंगे। तो जब रैंडम एडिशन इस तरीके से किए जाते हैं बिना सोचे समझे, तो इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दो के दोनों कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पहले तो हम कुछ और पढ़ रहे थे और अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ा रहे हैं। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं अ ड्राइव टू क्लीन एयर। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए। पहले तो आप इसे पॉल्यूशन वाले सेक्शन से जोड़िए और दूसरा आप इसे एनर्जी वाले सेक्शन से भी जोड़ सकते हैं, इंफ्रा वाले सेक्शन से भी जोड़ सकते हैं। आर्टिकल कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अर्बन पॉल्यूशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, तो इंडिया को चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे, साथ ही मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज भी दिए जाने की आवश्यकता है। देखिए कुछ रिपोर्ट्स के बारे में यहां पर चर्चा की गई है, जैसे कि WHO ने अपने ग्लोबल एयर पोल्यूशन डेटाबेस रिपोर्ट में जो 15 सिटीज का नाम लिया जो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज थी इन टर्म्स ऑफ PM 2.5, जहां पर PM 2.5 का स्तर बहुत ज्यादा है। उन 15 सिटीज में से 14 सिटीज इंडिया की हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। मतलब इंडिया में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफी ज्यादा हो चुका है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ PM 2.5। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि चाइना की कोई भी सिटी इन 15 सिटीज में नहीं है। देखिए सिटीज प्रोवाइड 60% to 65% ऑफ इंडिया GDP। ये वो सिटीज हैं जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की GDP में 60 से 65% तक। वहां पर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी अपनी स्टडी में कुछ ऐसा ही डेटा बताया। उन्होंने बताया कि जो मिलियन प्लस अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, मतलब जो बड़ी सिटीज हैं जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उनकी संख्या 2001 में जस्ट 35 थी, वो बढ़कर अभी 53 हो चुकी है और आने वाले समय में 2030 तक ये संख्या बढ़ के 87 तक हो जाएगी। नेक्स्ट 2 डिकेड्स में माइग्रेशन भी काफी तेजी से होगा रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने भी एसेस किया कि जो हेल्थ और वेलफेयर का लॉस होता है इंडिया का पोल्यूशन की वजह से, वो हमारे GDP का 7.7% है। ये कॉस्ट भी अनचेक्ड है और आने वाले समय में ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर हम अर्बन पॉल्यूशन को नहीं रोक पाते हैं तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इनफैक्ट अर्बन पॉल्यूशन को रोकना इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इंडिया के अर्बन पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि अगर 2.5 लेवल पे आप इसे इवेलुएट करना चाहें, मेजर करना चाहें, तो अभी जो 2.5 का लेवल है इंडिया में, जो सेफ लिमिट होती है उससे 40% ज्यादा है इंडिया में। अगर मान लीजिए कि 100 यूनिट ज्यादा से ज्यादा PM 2.5 एयर में होना चाहिए, तो इंडिया में 140 यूनिट है। 40% ज्यादा पोल्यूशन 2.5 के पर्सपेक्टिव से इंडिया में है। देखिए इतना ज्यादा जो PM 2.5 का लेवल है वो कुछ लिमिटेड सोर्सेज से है। उसका 70 से 80% व्हीकुलर एमिशन, डोमेस्टिक एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और रोड डस्ट की वजह से आता है। गवर्नमेंट पॉलिसी डेफिनेटली इन एरियाज में इन्फ्लुएंस कर सकती है, जहां पर हमें अर्जेंट अटेंशन देने की भी आवश्यकता है। 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं PM 2.5 के लेवल को राइज करने में। दीज आर व्हीकुलर एमिशन एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी। तो देखिए डोमेस्टिक एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए हमें कैरोसिन, कोल और वुड फायर को कर्ब करना होगा, रोकना होगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और हमें जल्दी से जल्दी LPG और सोलर पावर्ड स्टोव्स की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सेकंड डोमेस्टिक एक्टिविटी है उसे कर्ब करने में थोड़ी बहुत सफलता पा सकेंगे। व्हीकुलर एमिशन की अगर आप बात करें तो व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35% कंट्रीब्यूट करता है जो टोटल PM 2.5 का एमिशन इंडिया में है। इसमें देखिए अगर आप ये जो 35% है
उसे अगर आप 100% में कन्वर्ट कर दें, जो PM 2.5 व्हीकल्स के जरिए निकलता है वो 35% है टोटल का। अगर आप इस 35% को 100 यूनिट मान लें तो इसका 40 से 45% जो है वो टू व्हीलर से आता है और 30 to 35% जो है वो फोर व्हीलर से आता है। तो हमें इन दोनों मुद्दों पर अच्छे से फोकस करने की आवश्यकता है। व्हीकुलर एमिशन को कर्व करने के लिए हमें मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच अपनाना होगा, जैसे कि हमें एमिशन नॉर्म्स को टाइट करना होगा। हम भारत स्टेट 6 को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी को हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि आप कार पूलिंग का सहारा लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें और अल्टरनेटिव मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया जाए। अल्टरनेटिव मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। देखिए, ग्लोबल लेवल पे जो काम किए गए हैं हम उनसे क्या सीख सकते हैं? हम उनसे 3 बातें सीख सकते हैं। पहली बात तो हमें अल्टरनेटिव मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज को इंसेंटिवाइज करना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हमें ऐसे मोड्स जिनसे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है उन्हें डिसइंसेंटिवाइज करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तीसरी बात कि हमें ऐसा इंफ्रा क्रिएट करना होगा ताकि ऐसे सोर्सेस को बढ़ावा मिल सके जो पोल्यूशन को घटाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब इन्हीं सारी बातों को हम डिटेल में देखते हैं। पहली बात जो हमने कही कि हमें ऐसे मोड्स को इंसेंटिवाइज करना होगा जो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं? सब्सिडीज बढ़ाई जा सकती हैं अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदता है। रोड या रजिस्ट्रेशन टैक्स एलिमिनेट किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट सब्सिडी दी जा सकती है ऐसे व्हीकल्स को खरीदने पर। इंसेंटिवाइज किया जा सकता है अल्टरनेटिव मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज को। जैसे देखिए, चाइना जो है, अगर कोई वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदता है तो वो 45% तक सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है। नॉर्वे और ब्राजील का भी अपना मैकेनिज्म है, तो ऐसा ही कोई मैकेनिज्म इंडिया भी अडॉप्ट कर सकता है। दूसरी बात जो हम कर रहे थे उसके तहत देखिए, इंडिया ने फेम स्कीम लॉन्च की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, जिसके तहत जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और उनके एडॉप्शन के लिए प्रयास किया जाएगा। तीसरी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कर रहे थे, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बैटरी लोकलाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज बैटरीज अभी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में नहीं होती, हम उसे चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना होगा ताकि इंडिया में ही उन बैटरीज का एक मार्केट क्रिएट किया जा सके। इसके लिए सब्सिडीज दी जा सकती हैं या फिर टैक्स कम किया जा सकता है लोकल OEMs के लिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं सब्सिडीज के साथ साथ। टेक्नोलॉजी चॉइस को आप रिवॉर्ड कर सकते हैं, एग्जेम्पशन दे सकते हैं टोल टैक्सेस पर। जैसे कोई अगर डीजल या फिर पेट्रोल व्हीकल्स को लेकर किसी जगह को क्रॉस कर रहा है, टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहा है, तो उसे 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसे केवल 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आप ये काम कर सकते हो। स्पेशल टोल लेन लगा सकते हो, जैसे यहाँ से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही जाएंगी और उनसे टोल लिया जाएगा। वहाँ पर भीड़ कम होगी, गाड़ियाँ तेजी से निकल जाएंगी। जिनके पास डीजल पेट्रोल व्हीकल्स होंगे वो लंबी लाइनों में फंसे रहेंगे, तो उन्हें डिसइंसेंटिव फील होगा, तो वो स्किप करने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। ठीक है, पब्लिक इंफ्रा को भी डेवलप किया जा सकता है। नॉर्वे देखिए, एक अच्छा मैकेनिज्म नॉर्वे ने अपनाया है। हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, वहां पर कुछ लेन्स रिजर्व कर दी जाती हैं। जैसे इस लेन पर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही जाएंगी। अब उस लेन पर भीड़ कम होती है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर जा रहे हैं वो आसानी से जा पाते हैं बिना किसी जाम में फंसे, जबकि जिनके पास डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो जाम में फंस जाते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे लोग इंसेंटिवाइज होते हैं कि वो इस लेन पर आने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद लें। ठीक है, और चाइना भी प्रेफरेंशियल लाइसेंस देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। देखिए, जो लंदन है वो कंजेशन चार्जेस इंपोज करता है कि आप रोड पे जाके कंजेशन क्रिएट करते हैं तो आपको पैसे पे करने होंगे बिकॉज यू हैव डीजल और पेट्रोल व्हीकल। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कार्स हैं उनको कई तरीके से डिसइंसेंटिवाइज किया जा सकता है। सप्लाई साइड रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके ऐसी व्हीकल्स का जिनका एमिशन जीरो है। वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ऐसे मैकेनिज्म अपनाए हैं। चाइना ने भी इंसेंटिवाइज किया है जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको। इसके अलावा
हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की जा सकती हैं, मेट्रोज को प्रमोट किया जा सकता है, या फिर शेयर्ड ईवी फ्लीट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स अपनाए जा सकते हैं पोल्यूशन को कर्व करने के लिए। कंक्लूजन में वही बात है कि पोल्यूशन को अर्जेंटली एड्रेस करना है। हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज चाइना की कोई भी सिटी टॉप 15 में नहीं है, और इंडिया को जल्दी जल्दी एक्ट करना होगा। अब आइए देखते हैं इंटरव्यू में आज हमारे पास क्या है। आप कोई एक ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पर आपने एक एथिकल डिलेमा को सॉल्व किया हो। ये एक सिचुएशन है जिसका आप जवाब दें। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यहां पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।